हाय फ्रेंड्स। अभी जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है और इसका जो सोर्स है आपको बता देना चाहता हूँ मैं। ये मैंने लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और लेना क्यों ज़रूरी है, देखिए इसके ऊपर डायरेक्टली एक बहुत बार क्वेश्चन आया, मतलब ये अपने आप में काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है और अब तो और हॉट टॉपिक है बिकॉज डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। ओके। और लास्ट ईयर जो यहाँ पे मैंने डेटा रखा है आपके सामने प्रेजेंट किया है, अगेन आई हैव टेकन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज वेबसाइट। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बार हमारी कंट्री में डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है थ्रू द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्या डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट या डीलिमिटेशन बॉडी जो सेटअप करने की जो जिम्मेदारी है क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब स्टेट इलेक्शंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं वो डीलिमिटेशन ऑफ द स्टेट के थ्रू की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत है, पूरा स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि डीलिमिटेशन ऑफ इंडिया जो जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटती है उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स के लिए भी बांटे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द स्टेट इलेक्शन एज वेल। ओके। तो कितनी बार अभी तक डीलिमिटेशन एक्ट के हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है? 4 बार। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ था ना यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें उसके अंदर पूछा हुआ था। ओके। तो कितनी बार है? 4 बार है। एक बार है 1952 है, 1962, 1972 और 2000। वैसे देखिए तो 10-10 साल का अंतर है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो लास्ट वाला है अभी 2002 वाला है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी आपको चीज़ें बताऊंगा मैं। इसका पर्पस क्या होता है, डीलिमिट का मतलब क्या होता है? डीलिमिट का मतलब होता है बाउंड्री सेटअप करना। बाउंड्री सेटअप करना, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। हम सुनते हैं ना लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके स्टेट असेंबली के अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। ओके, ये सब हम सुनते हैं ना हम लोग। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया हम लिमिट करते हैं या डिसाइड करते हैं वो इसी के बेसिस पे हम करते हैं। ओके। जो रिकमेंडेशन अपने देते हैं उसके बेसिस पे पार्लियामेंट करती है। ओके। और इसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? इन इंडिया डीलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। और इसको कौन सेटअप करता है? इसको पार्लियामेंट सेटअप करती है। ठीक है, 4 बार अभी तक किया गया है। चलिए, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए आपको तो लग रहा होगा यार मैंने एक बार बोला पार्लियामेंट फिर बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्ट कौन पास करेगा? पार्लियामेंट पास करेगी ना। ओके। जो उसके बाद आगे का रोल है कि ऑफ कोर्स देखिए प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन ऑल्दो यहाँ पे ऐसे ही कि अपॉइंट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन उसके लिए लॉ कौन पास कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है कि लॉ कौन पास कर रहा है? पार्लियामेंट पास कर रही है, दोनों में अंतर है। ओके। लॉ पास करने के बाद एक बॉडी बनाई जाती है जिसको अपॉइंट करने की ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। बॉडी में कितने मेंबर होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एज अ मेंबर, और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उसके मेंबर्स। ठीक है, तो 3 मेंबर की बॉडी है और इट्स अ वेरी हाई पावर्ड बॉडी। मतलब जो इनके रिकमेंडेशंस होते हैं वो रिकमेंडेशंस हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको इस लेवल पे बताता हूँ मैं। ओके। जो रिकमेंडेशंस अपने देते हैं वो रिकमेंडेशन बाध्य होता है पार्लियामेंट के ऊपर भी। अब समझ सकते हैं आप, जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि जो रिकमेंडेशन देते हैं मतलब आप देखिए यूपीएससी के भी रिकमेंडेशंस आते हैं, फाइनेंस कमीशन के भी रिकमेंडेशन आते हैं, दुनिया भर के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके रिकमेंडेशन आते हैं, लेकिन उनके रिकमेंडेशंस हम देखते हैं कि एडवाइजरी नेचर के होते हैं। लेकिन इनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है। ओके, इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग है। बार बार इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात ये, और पार्लियामेंट भी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे एक और बात, इन्हीं के बेसिस पे जब हम बोलते हैं ना कि SC ST की कॉन्स्टिट्यूंसी सब बनाते हैं तो डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बनाई जाती हैं वो सब। सो इट्स अ हाई पावर बॉडी, ऑर्डर हैव टू द फोर्स ऑफ लॉ। अभी देखिए पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिखा है, सोर्स भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए। द डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैनॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। तो सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। दिस इज देयर रिकमेंडेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपके मेंबर्स याद रखने हैं। सेटअप कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटअप करता है। एक्ट कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करती है। और कितनी बार अभी तक किया गया? 4 बार किया गया। पहली बार किया गया था 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। चलिए अब
और जो भी उनके ऑर्डर्स आते हैं दैट इज फोर्सिएबल इन नेचर, दैट इज फोर्सिएबल इन इनफोर्सिएबल इन नेचर। और कब किया जाता है? जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। अब आपको हर एक जगह पे इतना सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो अब की पॉइंट है वो याद रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत ये है कि उसको एक्ट कौन पास करता है। आपको पता है एक्ट पास करने की ड्यूटी पार्लियामेंट की है। यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करेंगे, उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन बॉडी बनाई जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, और कमीशन बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट बनाएगा। अब इतना क्लियर हो गया होगा। और कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। एक होगा चेयरमैन, और एक होगा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ऐसा मेंबर होगा। चेयरमैन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, और जो स्टेट के मेंबर्स होंगे, स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, कमिश्नर्स होंगे, वो वहाँ पे एज अ मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कॉपीज ऑफ द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बट नो चेंजेस कैन बी मेड। ये सबसे बड़ी बात वही है, नो चेंजेस कैन बी मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं कि इस लेवल की हाई पावर्ड बॉडी है कि आप जो इनके रिकमेंडेशन है उसके अंदर आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में बॉडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी होना चाहिए डेफिनेटली, तभी तो इतने इसको हक दिया गया, तभी तो इतने इसको पावर दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 82 सीधा बोलता है आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट फॉर द रीएडजस्टमेंट। देखिए पावर किसको दी गई है? लॉ पास करने की दी गई है पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट जब तक लॉ पास नहीं करेगा, प्रेसिडेंट क्या खुद से बॉडी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता भाई। जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं पास करेगा तब तक प्रेसिडेंट बॉडी नहीं बना सकता। एक डिलिमिटेशन कमीशन बॉडी जो होगी वो नहीं बन सकती है। तो पार्लियामेंट को पावर है यहाँ पे। पार्लियामेंट जब चाहेगा, अब देखिए एवरी सेंसस लिखा है, तो क्या एवरी सेंसस के बाद ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है भाई, एवरी सेंसस के बाद नहीं हुआ है। 1951 के बाद हुआ है, 1961 के बाद हुआ है, 1971 के बाद हुआ है। अब देखिए क्यों नहीं हुआ, आपको ये रीजन थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में थोड़ा हर चीज को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है। अब थोड़ा आपको इसके पीछे का रीजन पता होगा तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि 1971 के बाद सीधा 2002 में क्यों हुआ। वो 2001 में बॉडी बनी, 2002 में उनकी जो रिपोर्ट आई और उसको लागू किया गया। ठीक है, आप इसके साथ एक एक साल जोड़ लो। 1952 में एक्ट पास हो गया, मतलब उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन जो अपने रिकमेंडेशन दी उसको पास कर दिया गया 1962, और यहाँ पे 1962 और 1972। अब देखिए क्यों हम यहाँ पे इतना बड़ा गैप क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों? और 2002 के अंदर भी सेंसस के बाद जो हमने रिकमेंडेशन थे, जो बॉडी बनी थी, जो भी रिकमेंडेशन था, जो सीट था, सीट के लिए हमने सीट नहीं बढ़ाई। हमने जो सीट थी 543 वो 543 ही रही, सीट नहीं बढ़ी है। तो कह लीजिए आप कि 1972 के बाद से सीट अभी तक बढ़ी ही नहीं है। 543 की 543 सीट है, मतलब 545 थी लेकिन 2 तो नॉमिनेटेड थे, उसको हटा दीजिए। तो 1972 के बाद सीट बढ़ी ही नहीं है, ना राज्यों की बढ़ी है ना इधर की बढ़ी है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अपने पार्लियामेंट की बढ़ी है। ठीक है, अब क्यों नहीं बढ़ी आपको ये सब चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए अब ये ऑन द बेसिस ऑन द पॉपुलेशन भी होता है। हमारे यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम पढ़ते तो हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य, बिहार, यूपी, झारखंड, जो नॉर्दर्न बेल्ट वाले राज्य जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई काम नहीं हुआ है। और जो सदर्न बेल्ट वाले हैं जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफ़ी काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन जब इसको किया जाता है, वन ऑफ द कैटेगरी है, तो जो नदर वाले एरिया हैं, नदर वाले जो स्टेट्स हैं, उनके पास ज़्यादा सीट्स आ जाएंगे, फिर करेक्ट रहेगा ना फिर। और सदर वाले के पास कम हो जाएगी, क्योंकि सदर वालों ने तो ऑफकोर्स एक ढंग का काम किया ना यार, फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम किया, लेकिन उनको यहाँ पे पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए, और बहुत टाइम पे ये भी देखा गया है कि जब से ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन था ये, तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई प्रमोशन ही नहीं करते थे। वो बोल रहे पॉपुलेशन बढ़ाओ, हमारे एरिया से ज़्यादा सीट जाएंगी, क्या मतलब इसका? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1972 के बाद इसको फ्रीज कर दिया, मतलब 2002 में फ्रीज कर दिया। बोला कि हम अभी भी 1972 के जो रिकमेंडेशन के थे, जो जितनी सीट्स थी उसी सीट्स को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए वही है यहाँ पे कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी वही है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1972 के बाद जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, लोकसभा सीट्स फ्रीज की गई थी 2002 तक। ठीक है, 2002 तक, मतलब जब अगला डिलिमिटेशन कमीशन हुआ तो उन्होंने 2026 तक कर दिया, उसी को अमेंडमेंट को उन्होंने बढ़ा दिया सीधा। तो कहने का मतलब कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ उन्होंने 2002 तक किया था, 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ उन्होंने 2026 तक कर दिया।
लेकिन वही सीट्स है 543 की 543 सीट्स है, अभी तक बढ़ी नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अब अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा, अब वो जो सेटअप होने की बात हो रही है, तब देखते हैं कि अब सीट्स बढ़ेंगी कि अब तो कब तक बढ़ेंगी, 2026 तक तो ऑफकोर्स अभी तक तो नहीं हो रहा है, 2026 में जब इनका अगर सेटअप किया जाता है तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है अभी, और इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है, और उसके ऊपर क्वेश्चन तो आपको पता है आना ही आना है, आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि कितनी बार है, कौन कर सकता है, और लास्ट टाइम कब किया गया था, लास्ट टाइम 2002 में किया गया था, क्या ऐसा लिखा है। देखिए आर्टिकल नंबर जब 82 की बात करता हूँ मैं, सॉरी वेयर इज आर्टिकल नंबर 82, आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट इन इट, तो पावर किसको दी जा रही है, पार्लियामेंट को दी जा रही है, प्रेसिडेंट को नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही रहता है कि नहीं भाई प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट कमीशन सेटअप करेगा, प्रेसिडेंट के पास है पावर की कमीशन सेटअप करेगा, लेकिन लॉ कौन पास करेगा, हु विल पास द लॉ, पार्लियामेंट विल पास द लॉ, देन ओनली कमीशन विल सेटअप, otherwise if parliament will not pass the law then how come president will set up a commission। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा ये टॉपिक को लेने का, और इसलिए लिया मैंने। एक और बात बताता हूँ मैं कि कल का मैंने जो PIQ एनालिसिस किया था उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर सेम टाइप का क्वेश्चन था कि हु विल पास द लॉ, हु हैज़ द पावर टू पास द लॉ टू मेक अ डिलिमिटेशन कमीशन, या समथिंग क्वेश्चन वाज दैट, तो इट इज़ द पार्लियामेंट नॉट द प्रेसिडेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।